where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। पहले विरासत टैक्स को लेकर बयान और अब भारत के लोगों की चमड़ी पर दिया गया बयान सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। आज हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खास तौर से शहजादे के अंकल कहे जाते हैं, खास तौर से फिलोसफर कहे जाते हैं, सबसे करीबी गांधी परिवार के ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा की तरफ से एक और बयान आया है। यह बयान ऐसे समय में निकला है जब अभी विरासत टैक्स की आंच ठंडी भी नहीं हुई है। आज सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा कह दिया है जो हर एक भारतीय का अपमान है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के ही अपने बेहद करीबी भारत तोड़ने जैसा बयान देते हैं। उनका कहना है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग, उन्होंने चमड़ी के आधार पर, रंग के आधार पर नस्ल भेदी टिप्पणी की। किसी को उन्होंने कहा कि वो चाइनीज जैसा दिखता है, कोई अरब जैसा दिखता है, कोई अफ्रीकन दिखता है। जैसे ही सैम पित्रोदा की तरफ से ये बयान आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार मैं गुस्से में हूं क्योंकि अपमान मेरा नहीं, मेरे देशवासियों का हुआ है। देशवासी भी ये पूछ रहे हैं कि जब हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं, जब हम राष्ट्रगान करते हैं तो उसमें हमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक पिरोकर, जोड़कर देखने का अक्स नजर आता है, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान में आखिर ये कैसा अक्स है? क्या यही है कांग्रेस की नीति? क्या यही है कांग्रेस की मंशा? इस पर ही आज खुलकर करने वाले हैं बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। ...2024 हारी, 2019 गवाई। दशकों पुरानी पार्टी राज्य भर में सिमट कर रह गई, लेकिन कांग्रेस के शहजादे अभी तक अपनी गलती नहीं भाप पाए, जो 2024 के इस चुनावी दंगल में एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण का तुष्टीकरण वाला राग अलाप रहे हैं। लेकिन अब तो शहजादे के अंकल सैम पित्रोदा ने भी कांग्रेस के हिंदू विरोध और तुष्टीकरण वाली राजनीति में रंग भेद का तड़का लगा दिया है। अपने भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाने वाले सैम पित्रोदा ने इस बार कहा कि भारत में रहने वाले पूर्व के लोग चाइना के लोग जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरबी, उत्तर के लोग श्वेत और दक्षिण के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। यानी जिस कांग्रेस के शहजादे चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अब उनके इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भारत के ही चारों कोनों के अलग अलग लोगों को अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। भारत को तोड़ने के स्वप्न देख रहे हैं। जो कांग्रेस अक्सर अगड़े और पिछड़े की राजनीति के सहारे लोगों से वोट मांगती है, उसी कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार भारत के राज्यों के बीच रंग भेद का जहर बो रहे हैं, जो भारत की अखंडता, एकता और विविधता को दूसरे देशों से जोड़ रहे हैं। उस आर्यन इन्वेजन के एजेंडे को हवा दे रहे हैं, जो अंग्रेजों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में फूट पैदा करने के लिए चलाई थी। लेकिन सच तो यही है कि भारत एक भौगोलिक रूप से विविध देश है और इसी भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ के लोगों के रूप रंग में विविधता है। लेकिन इस विविधता में एकता का रंग है, जिस विविधता को सालों से न तो कांग्रेस भाप पाई और न ही उनके नेता, जो आज क्षण क्षण शून्य हो रही कांग्रेस के पतन की एक बड़ी वजह है। लेकिन 2014 और 2019 के बाद एक बार फिर से कांग्रेस अपनी उसी तुष्टीकरण वाली नाव पर सवार हो रही है, जहां से देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के इस चुनावी तूफान में कांग्रेस की नैया पार होती है या नतीजों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा अपनी नीतियों की जगह ईवीएम पर फोड़ती हुई नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
हम हमेशा से ही बचपन से पढ़ते आए हैं अनेकता में एकता, एकता के सूत्र में पिरोता है हमारा देश। हमारे यहाँ विभिन्नता है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन विभिन्नता में एकता है जो हमें जोड़कर रखती है। लेकिन सैम पित्रोदा का ये बयान विभिन्नता में एकता नहीं बल्कि एकता में विभिन्नता पैदा करने वाला है, फूट डालने वाला है, और इसीलिए इसका घोर विरोध भी हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से भले ही जयराम रमेश सामने आकर ये कह रहे हैं कि हम इससे किनारा करते हैं, हम इसका खंडन करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस सोच पर प्रहार क्यों नहीं होता? क्यों विरासत टैक्स की जब बात आई थी तब से लेकर आज तक सैम पित्रोदा ऐसे बयान देते हैं तो अभी तक वो चेयरपर्सन के पद पर, इंडियन ओवरसीज की चेयरपर्सन के पद पर कैसे हैं? और ये बयान जो गाहे बगाहे सैम पित्रोदा की तरफ से 7 समुंदर पार से बैठ कर दिया जाता है, कहीं ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं है? इसका कितना असर आने वाले चुनावी माहौल पर पड़ेगा, इसी पर करेंगे हम आज की चर्चा। लेकिन उससे पहले क्योंकि बात निकली है इसलिए दूर तलक जाएगी, बयानों के तीर भी चले, जल्दी से बयान तीर और फिर आज की डिबेट की शुरुआत। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा। पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। इनके विचार, आपको मैं विचार बता रहा हूं। आज क्या विचार पैदा हुए जिसके बारे में अनुराग जी ने आपको बताया। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या, जो देश को खंडित करे? देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। प्रमोद कृष्णन ने जब पार्टी छोड़ी थी तब पहला बयान उनका ये था कि वो 2.5 साल से राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से समय मांग रहे थे और उनको समय नहीं मिल रहा था। जिस आदमी को श्री राहुल गांधी जी का पीएस न बात कर रहा हो, उस आदमी से श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी निजी बात करेंगे? किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रमोद कृष्णन? वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। आरएसएस का तो खुला कहना है भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। पित्रोदा ने पहले लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात की थी, अभी उन्होंने कहा है कि भारत के दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन हैं और उत्तर भारत के लोग जो है चाइनीज। शायद वो मानसिक दिवालियेपन का असर है। वो राहुल को क्या ज्ञान देंगे जो उन्हें ही अपना ही ज्ञान नहीं है। तो राहुल गांधी के वो गुरु हैं,
लेकिन मानसिक दिवालियापन है। एक सर आखिरी सवाल, आप मन से कहते हैं कि देशद्रोही हमें वोट ना दें, देशद्रोही की पहचान कैसे करेंगे? देशद्रोही की पहचान करेगा जो लोग देशद्रोही अपने को कहते हैं, वो उनकी पहचान होगी। बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के यहाँ रह रहे हैं और संरक्षण कौन दे रहा है? ये कांग्रेस, ये आरजेडी, ये लोग रोहिंग्या आ रहे हैं। वो क्या देश प्रेमी है ये लोग? तो कुल मिलाकर सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस घिरी हुई है। भले ही कह रही है कि किनारा कर लिया है, खंडन करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सैम पित्रोदा अपने पद पर अब भी बने हुए हैं। अब भी ये कहा जा रहा है कि सैम पित्रोदा वही कहते हैं जो राहुल चाहते हैं। और राहुल मतलब कांग्रेस क्या चाहती है? क्या फिर से भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है, या भारत तोड़ने की जो नीति है वो बयान दर बयान सामने आ रही है? इसी मंशा पर आज खुलकर बहस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पैनल को अब जरा ओपन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रणबीर सिंह पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो साफ तौर पर सैम पित्रोदा की तरफ से भारत के अस्तित्व पर एक बार फिर से प्रश्न खड़ा किया गया है और ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि क्या सैम पित्रोदा के बयान वही बयान है जो कांग्रेस चाहती है? क्या फूट डालो राज करो की नीति एक बार फिर से नियत में सामने आई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी भाषणों में लगातार राहुल गांधी से इस पर जवाब मांग रहे हैं। जवाब तो नहीं आता, सफाई जरूर आती है और ये कह दिया जाता है कि सैम पित्रोदा का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है। लेकिन रणबीर जी बारंबार ये कहकर कि ये व्यक्तिगत बयान है, कोई भारत के लोगों को अलग अलग करता है, कभी विरासत टैक्स की बात करने लगते हैं, कोई ऐसा है जो दक्षिण गोवा की बात मैं करूंगी जहां पर कांग्रेस के ही कैंडिडेट, उनको तो अलग संविधान ही चाहिए था। तो कांग्रेस तो हर बार भारत के टुकड़े, भारत के संविधान की अलग से चाहत, ऐसी ही नीति के साथ आगे बढ़ी है। अब जब ये बात निकली है, ये कहा जा रहा है कि भाई सब दे तो दिया गया सफाई, कह तो रहे हैं कि हमने कंडेम कर दिया, हम इससे मतलब नहीं रखते, तो फिर आखिर बीजेपी चाहती क्या है? बीजेपी कौन सा एजेंडा सेट करना चाहती है? रणबीर जी जी, एजेंडा सेट करने की बात नहीं, लेकिन आपके माध्यम से इस देश का नागरिक होने के नाते कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि भारतीयता और भारतीयों के प्रति नफरत क्यों है इतनी भारतीय राष्ट्रीय अब कांग्रेस को? सैम पित्रोदा जी का दूसरा बयान अगर पढ़े तो वो कह रहे हैं राम मंदिर, रामनवमी और प्रधानमंत्री जी का राम मंदिर पे जाना वो भी भारत के आइडिया के विरुद्ध है। ये वही कांग्रेस है, ये वही इंडी गठबंधन है जो डीएमके के साथ गठबंधन बना के बैठा है और जो डीएमके सनातन को कोविड, प्लेग जैसी बीमारी के बाद और उसको जिसे कहते हैं इरेडिकेट करने के लिए, हटाने के लिए, उसके लिए बहुत बड़े आंदोलन की बात कर रही है। ये वही इंडी गठबंधन है जिसके नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर भारत पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर लेने की बात करेगा तो पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है, वो एटम बम फेंकेगा हम पे। ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है कि जिसके घटक दल पंजाब और हरियाणा में किस तरीके के देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी नारे और भाषण उसमें करते हैं। तो कम से कम कांग्रेस को देश के जनमानस को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। सिर्फ ये बयान कि उनका एक व्यक्तिगत बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे बात बनेगी नहीं। पहले आप एक विषय बनाएंगे, उस विषय को जहां तक पहुंचाना उसको पहुंचाएंगे और बाद में आपके एक जयराम रमेश जी हैं, कौन है वो? क्या पार्टी के औपचारिक को स्पोक्स पर्सन है? क्या वो पार्टी के कोई राष्ट्रीय या किसी इकाई के अध्यक्ष हैं? वो कौन सा ऑथोराइजेशन है उनके पास? सीधा साफ और स्पष्ट सवाल। अगर सोनिया गांधी जी अगर एक पॉडकास्ट के माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरे देश के साथ जुड़ सकती थी, तो क्या पूरे देश को, बिल्कुल यही सवाल है, सवाल यही है, हर्ट करने के लिए क्या माफी नहीं मांग सकती थी? सवाल यही है कि भारतीयों को ये उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला बयान है। आप साफ तौर पर अगर देखें, आप अभी भी देख लीजिए, सोशल मीडिया पर उठाकर देख लीजिए, लोग अपनी फोटो लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ऐसे दिखते हैं लेकिन हम भारतीय हैं, हम यहाँ से आते हैं, हम भारतीय हैं, हम पश्चिम से आते हैं, हम भारतीय हैं। कहीं ना कहीं से सैम पित्रोदा के बयान का एक बड़ा असर भारतवासियों पर पड़ा है और भारतवासियों पर अगर ये असर पड़ रहा है तो फिर वो वोट डालते
संभालते समय कांग्रेस की नीति के बारे में सोचेंगे? क्या कांग्रेस में खासतौर से सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, उनकी तरफ से एक बयान ना आना, ये क्या सोचने वाला सवाल नहीं है? बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए आप। बाल मुकुंद जी अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। मुझे लगता है बाल मुकुंद जी को जरा दोबारा फिर से जरा ऑडियो उनका कनेक्ट कीजिए, अनम्यूट नहीं किया है शायद उन्होंने। अनिल जी, महत्वपूर्ण यही है कि एक बयान भी नहीं आता। नहीं शायद ठीक है। हाँ बाल मुकुंद जी आ जाइए, आपकी आवाज आ गई। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, इसीलिए मैं अनिल जी के पास चली गई थी। आप बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, जब हम जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी जंग आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, जो लोग आज ये देशभक्ति सर्टिफिकेट रहे ये तो कहीं थे नहीं, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। तो बहुत दुख होता हमें, कई बार तो आंसू आते हैं कि ये लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आज जो सर्टिफिकेट बांट रहे लोग, जो एजेंडा चला रहे हैं, जब हम जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम फांसी टूट रहे थे, जब अपने नौजवानों को अपनी हमारी माताएं विधवा हो रही थी, हमारे सौभाग उजड़ रहे थे, ये लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अब जब ये देश आजाद होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली रात का भाषण था कि हमें काम पे लगना है। हमने काम किया, हमने बांध बनाए, IIT IIM बनाए, हमने इस देश को परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हरित क्रांति लेके आए, सफेद क्रांति लेके आए, IT क्रांति लेके आए, संचार क्रांति लेके आए, हमने इस देश को खुशहाल बनाया है। ये जो लोग इनको वोट चाहिए, बस सत्ता चाहिए। तुष्टीकरण क्रांति भी लेकर आए साहब आप लोग, ये भी जोड़ दीजिए। आप सुनिए ना, तुष्टीकरण क्रांति भी आप ही लोग लेकर आए, ये भी जोड़ दीजिए। लावनी जी आपके काम आएगी। नहीं, मेरे काम तो बहुत कुछ आएगा सर, लेकिन मेरे काम तो बहुत कुछ आ रहा है सर। हमने अपना बलिदान दिया है। नहीं, आपका बलिदान ये है कि आज जो बहुसंख्यक है वो 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गया, और वो अपनी जब आवाज उठाता है तो आप कहते हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आपका योगदान तो ये है कि टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वालों के साथ आप लोग जाकर खड़े हो जाते हैं। साहब देखिए, इतिहास के पन्ने बहुत सारे खुलेंगे सर। इमरजेंसी के समय क्या हुआ था ये भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आज आप भारत के टुकड़े करने की बात कही जा रही है, और उस पर सफाई देने और माफी मांगने के बजाय आप उस बयान को इस तरीके से कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको इंडोर्स कर रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं आप साहब? क्या तर्क दे रहे हैं? नहीं, कोई नहीं साहब, आप बीजेपी का प्रवक्ता आप लोग इसलिए बना देते हैं क्योंकि आपके पास उस तर्क होता नहीं है। आपके पास तर्क नहीं होता है, इसलिए आप बीजेपी का प्रवक्ता बना देंगे। आपके पास तर्क नहीं है। आप मोदी का विरोध करते करते अगर देश विरोध करेंगे तो मैं आपको रोकूंगी। आप बीजेपी का विरोध करिए, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन आप देश का विरोध करेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। पैदा नहीं होता था, हमारी क्रांति लेके आए। अमेरिका से खैरात में अनाज मांगना पड़ता था, हमारी क्रांति लेके आए। जब इन बच्चों को यहाँ पर प्रोटीन विटामिन की जरूरत थी, हम सफेद क्रांति लेके आए, संचार क्रांति लेके आए, IT क्रांति लेके आए, हमने बांध बनाए, हमने इस देश में IIT IIM लेके आए, एम्स लेके आए, हमने इसरो की स्थापना की, हमने परमाणु बम बनाया, हमने पाकिस्तान। और आप सैम पित्रोदा का बयान भी लेकर आए। अरे क्या सैम पित्रोदा? नहीं है सर, आपके पास जवाब नहीं है। अनिल जी जवाब नहीं है, देखिए जवाब नहीं है। मुझे हंसी आ रही है कि मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, मुझे जवाब क्या मिल रहा है, क्योंकि वाकई जवाब नहीं है। और जवाब ना देने का मतलब यही है कि जो प्रमोद कृष्ण जी कहते हैं, राहुल जी जो चाहते हैं वही सैम पित्रोदा बोलते हैं। क्या यही है नीति? लावनी जी, अभी जो कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे थे ना कि देश की आजादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी और इसके नेता फांसी चढ़े, मेरा सवाल इनसे एक है, कौन सा कांग्रेसी का बड़ा नेता है जो फांसी चढ़ा? मुझे बता दे, एक नेता का नाम बता दे जो फांसी चढ़ा। देश के फांसी चढ़ने वाले देशभक्त चोरी थे, वो तो कांग्रेस के विरोध में खड़े होते थे, क्योंकि उनको लगता था कांग्रेस तो अंग्रेजों की चापलूसी कर रही है। एक बात। दूसरी बात, जब देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो इस देश को दोनों धर्मों के लिए बनाने की जिम्मेदारी किसने ले ली और किस आधार पे ले ली? जब पार्टीशन हुआ है भारत का, तो साइन करने वाले 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से, मुस्लिम की तरफ से खड़े थे। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं की तरफ से खड़े थे। उनको किसने अधिकार दिया था इस देश को हिंदुस्तान ना बनाने का?
ये आज बात कर रहे हैं इतिहास की। दूसरी बात सुनिए, इन्हीं से इसकी मानसिकता पता लगती है कि ये देश के बारे में सोचते क्या है। अभी जो सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं ना लावनी जी, इनका एक पहले बयान आया था कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लाइक यूनियन ऑफ जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसे ही भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो कहना चाहते थे जितने भारत के स्टेट्स हैं सारा अलग अलग देश की काम कर रहे हैं। ये बात ही ऐसी करते हैं कि जो देश विरोध में जाती है। ठीक, आज का जो बयान है 40 मिनट बीतने को आए, हम आप समाप्ति पे आ रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि सैम पित्रोदा ने जो कहा वो गलत है, वो भारतीयों को आहत करने वाला है। आपने एक बार भी नहीं कहा। मैं रणबीर जी आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से एक लास्ट कमेंट आपका ले लूंगी कि ये जो जिस तरीके से बयान दर बयान आ रहे हैं, उन बयानों के बाद आप लोग हमलावर हो रहे हैं, क्या इसका बड़ा असर आपको लगता है कि जनमानस पर भी पड़ रहा है? जनमानस इस बात को भाप रहा है कि किसकी नियत में खोट है और किसकी नियत और नियति को तय कराएगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक हर भारतीय इस जातिवादी रेसिस्ट जिसे कहते हैं कमेंट से, रंग भेद वाले कमेंट से जिसे कहते हैं भारतीय आहत है। और मैंने कहा कि एक करेला दूसरा नींद चढ़ा। अबल राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी जवाब देते। आज अगर मैं डायरेक्टली अभी देख रहा था कि प्रियंका जी को जब सवाल पुट किया रायबरेली में, एग्जैक्ट सवाल पुट किया, वो कह रहे हैं जी प्रधानमंत्री जी फजूल की बातों पे फुल टॉस करते हैं उसमें। तो ये अपने आप में ये जिसे कहते हैं एडमिशन है। भारतीयों और भारत पर के अस्तित्व पर सवाल उठाना अगर उनको फिजूल की बात लगता है तो यहीं से ही ये समझ में आ जाता है कि नियत क्या है और नियति कहां जाएगी। इसलिए फिर से कहा जा रहा है सेल्फ गोल मत करिए। बहुत सारे बयान है जो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हुए हैं, इसलिए आकलन करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए रण क्षेत्र को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन इतना जरूर है साहब, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और सैम पित्रोदा यही नहीं रुक रहे हैं। अगर सैम पित्रोदा पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौन रहते हैं तो फिर याद रखिएगा आगे कुछ और बयान आएंगे, और ये बयान अगर भारत के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकते हैं। आकलन की आवश्यकता है। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। और आइए अब सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए सबसे पहले रणबीर सिंह पठानिया जी, हम तो बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि विभिन्नता में एकता, और यही एकता हमारी ताकत है, यही हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को आधार देती है, और यही एकता हमारी खूबसूरती भी है। लेकिन उसी एकता में आज जिस तरीके से सेंधमारी की गई है, आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स सामने आए, खासतौर से जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, कंडेम करती इस बात को। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कंडेम तो विरासत टैक्स जैसी बातों का भी किया गया था, कहा गया था कि उनका व्यक्तिगत मामला है, पद से नहीं हटाया गया। क्या सोच सामने आ गई है? जी, ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा की जननी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप में भारत के जिसे कहते हैं विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न लिबास का, विभिन्न एक रहन सहन का जिसे कहते हैं ठेकेदार कहने वाली कांग्रेस आज एक्सपोज्ड है। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही एक अंतरराष्ट्रीय इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक ऐसा अटपटा और एक ऐसा बेतुका, एक ऐसा जिसका कोई आधार ना हो, जिसे कहते हैं परवर्स, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो भारत के इतिहास के विरुद्ध है, भारत की परंपरा के विरुद्ध है, और सबसे बड़ी बात है भारत के अस्तित्व पे सवाल उठाता है। खैर, ये कोई नई बात नहीं, ये सैम पित्रोदा का नहीं, ये सोचा समझा। अब जॉर्ज सोरोस का जो स्टेटमेंट था, तो आप जॉर्ज सोरोस नहीं, वो कांग्रेस के आका ही। अब सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट, वे भी ये आप ये को बात देश से छुपी है क्या कि राजीव गांधी जी के साथ उनके सलाहकार, मनमोहन सिंह जी के साथ उनके सलाहकार, और राहुल गांधी जी के शहजादे के भी सलाहकार तो यही है। तो इस तरीके के बयान, और खासकर चुनाव में पहले इनहेरिटेंस टैक्स की बात, और इनहेरिटेंस टैक्स के बाद आज इस तरीके की बात करना, मुझे लगता है कांग्रेस तो जवाब दे ही दे,
लेकिन सबसे पहले इस रेसिस्ट जिसे कहते हैं स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले तो केस दर्ज होना चाहिए इस पे, सबसे पहले कांग्रेस पे। और कांग्रेस के ये जो सेल्फ स्टाइल के राहुल गांधी जी के शहजादे के ये जो गुरु हैं, ये यूएसए से बैठ के जो बैटिंग कर रहे हैं, या जॉर्ज सोरोस जिस तरीके की ये तमाशा या ये शेर, पहले 2-3 चरण में चुनाव हार चुकी कांग्रेस, अब ये डेस्परेट एक ऐसे ये मूव बना रही है कि नया एक विभाजनकारी एक माहौल देश में पैदा हो सके। ठीक है। मेरा विनम्र निवेदन है इस देश के जनमानस से, हम एक है, भारत एक है, भारत एक कल्चर है, भारत एक इतिहास है, भारत अपने आप में एक आइडेंटिटी है, एक अस्तित्व है। ऐसे बयानों को रिजेक्ट करके भारत एक अस्तित्व है। बालमुकुंद जी, हम एक हैं, हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, हम सूत्र में एक धागे में पिरोए जाते हैं, हम एक हैं। लेकिन इसी एक पर तो प्रहार कर दिया जयराम रमेश, इसी एक पर सैम पित्रोदा ने प्रहार कर दिया। जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात को कंडेम करती है, लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? कंडेम नहीं किया। सोनिया गांधी कहाँ हैं? उन्होंने कंडेम नहीं किया। अभी तो उन्होंने कल ही एक वीडियो रिलीज किया था, एक वीडियो सैम पित्रोदा के लिए, देशवासियों के लिए भी रिलीज कर देना चाहिए था। क्यों चुप्पी साध रखी है? बालमुकुंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है बालमुकुंद जी, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो मैं आगे बोलना बिल्कुल आ रही है सर, अभी आपको मेरी आवाज जरूर आ रही होगी। ये जी बोलिए। दोनों चीजों विरोधाभासी चीजें हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तिगत है, हम उसकी निंदा करते हैं, हमारी पार्टी ने उसकी निंदा की है, इससे आगे बसता है केवल एजेंडा। वो एजेंडा कोई भी चला सकता है। आज बड़े दुख के साथ हमने ये कहना पड़ रहा है, जब देश में 10 साल के बाद लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कि प्रधानमंत्री जी से सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि क्या 100 स्मार्ट सिटी बने हमारे देश में, क्या काला धन आया हमारे देश में, क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई, क्या जो 4 बार के जो सांसद हमारे रहे हैं उनको आप शहजादा कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो जगह जगह जाकर के कहते थे मैंने 35 साल भीख मांगी है। तो क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री भिखारी है? मैं ये मान के चलूं, जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने भीख मांग के खाया 35 साल तक, क्या वो भिखारी हैं? इस तरीके के बहुत लंबे चौड़े सवाल आज देश के सामने उठाए पड़ रहे हैं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार। वैसे तो मैं आपको पूरी टिप्पणी करने का मौका देना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपको बीच में टोकूं। आप भूल गए हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मोदी पर टिप्पणी करते करते देश पर अगर आप सवाल खड़ा करेंगे तो फिर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप पहले नहीं आप सुनिए, अभी तक तो आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि मैंने तीखा प्रश्न पूछा था। अब आपको मेरी आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अब आप लोगों की सच्चाई की कलाई खुलेगी। अब आप मुझे जरा ये बता दीजिए। नहीं बालमुकुंद जी प्लीज सुनिए, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी और पूरा मंच आज आपको ज्यादा दूंगी, आज आपको ज्यादा ही दूंगी बालमुकुंद जी, समय आपको ज्यादा ही मिलेगा। बस मुझे इतना बता दीजिए, सैम पित्रोदा के इस बयान को बालमुकुंद जी कैसे लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, सैम पित्रोदा के बयान को बालमुकुंद जी कैसे लेते हैं? इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, यही समझा दीजिए बालमुकुंद जी। मायने ये है, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने भीख मांग के खाया। आप बताइए ना, ये क्या नहीं? सैम पित्रोदा के बयान को क्या मायने समझा जाए? क्या पूर्वोत्तर के लोग चाइना से मिलते हैं? क्या उत्तर के लोग यूरोपियन रखते हैं? क्या पश्चिम के लोग अरबी लगते हैं? दक्षिण के लोग अफ्रीकी लगते हैं? जब आप ये मेरे देश के मेरी पार्टी के मीडिया के इंचार्ज जयराम रमेश जी ने आकर के कह दिया, खंडन कर दिया कि इनका व्यक्तिगत केवल बयान खंडन कर देने से, बयान का खंडन कर देने से, व्यक्तिगत बयान ये कह देने से बात बन जाएगी? इससे देश संतुष्ट हो जाएगा? आप एजेंडा, आपके पास एजेंडा चलाइए बालमुकुंद जी, एजेंडा है ये आपका, इसको हम रोक नहीं रहे। बालमुकुंद जी, पार्टी ने बालमुकुंद जी, एजेंडा कहां से चल रहा है और कौन चला रहा है, ये देश इस वक्त देख रहा है। आप लोगों की गले की फांस बन गया है ये बयान, इसलिए आज आपके पास इस पर सफाई देते बन नहीं रहा है। माफी मांगता है तो उसको मैं सेटल मानता। देश की अदालतें भी ये कहती है, अगर किसी के मुख से कुछ निकल जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति माफी मांगता है तो मामला वहां खत्म हो जाता है। माफी मांगी गई? कहाँ माफी है बताइए, किसने माफी मांग ली? सैम पित्रोदा ने क्या इस बात पर माफी मांगी है? क्या उन्होंने इस बात पे अपोलोजाइज किया? बताइए ना बालमुकुंद जी। अनम्यूट हो गया गलती से आपको, आप इतने उत्तेजित हो गए कि आपने आवाज को जरा अनम्यूट कर लीजिए, आवाज को अनम्यूट कर लीजिए साहब, फिर कहेंगे कि आवाज बंद कर दी आपने खुद से। अरे साहब आपने आवाज म्यूट कर ली है, अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट कीजिए अपनी आवाज को। हाँ बोलिए। जब हमारे मीडिया इंचार्ज ने क्या किया, हम इसको अपने आप को इससे अलग करते तो बात खत्म होगी। देश के प्रधानमंत्री की भाषा को देखिए आप, वो शहजादे रणबीर सिंह कटारिया जी 4 से 5 बार भाई जयराम रमेश सामने आ गए, उन्होंने कह दिया हम अलग करते हैं, बस इतना काफी है। वो कह रहे हैं हो गया इतना। प्रधानमंत्री 4 बार के चुने हुए सांसद को शहजादे कहते हैं, क्या ये अच्छी भाषा है देश के प्रधानमंत्री? और आप भी उसको आगे बढ़ाते हो। रणबीर सिंह कटारिया जी होता होगा, पेपर ओवर आंसर। रणबीर जी जवाब दीजिए। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। मैं तो उम्मीद करता था कि बाल मुकुंद जी कम से कम हाथ जोड़ के इस देश के जनमानस से माफी मांगेगी कि आपकी भावनाओं को आहत किया है। देश का इतिहास, देश की परंपरा, देश के अस्तित्व पे कांग्रेस के साथ, सब बिल्कुल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस का वो एक परिवार जो पिछले 7 दशकों से रिलेवेंट है भारत में, उनके साथ जुड़े हुए उनके परिवार के एक सदस्य सैम पित्रोदा जी के स्टेटमेंट पे आप कम से कम पूरे देश के जनमानस से माफी मांगेंगे। आपको बड़ी बेशर्मी के साथ उस स्टेटमेंट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जयराम रमेश जी का एक ट्वीट किया हो वीडियो, क्या शहजादे अपना वीडियो नहीं ट्वीट कर सकते थे? क्या सोनिया गांधी जी कल वीडियो दे रही है, वो नहीं कम से कम अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकती थी? क्या वो जवाब है आपके पास? कोई रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का? 10 साल में इस देश में क्या किया? बाल मुकुंद जी 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर हम जरूर चर्चा करेंगे, उस पर बात की जाएगी, लेकिन इस बात पर जरा आ जाइए, इस बात पर भी आ जाइए कि सैम पित्रोदा के बयान से देशवासी आहत हुए हैं। बाल मुकुंद जी आप लोगों की सीमाएं मैं समझ रही हूँ, क्योंकि गले की फांस बन चुका है, आप अब कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कुतर्क कर सकते हैं, तर्कों पर आते हैं। पूर्वोत्तर के लोग आप लोगों को चाइना के लगते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कल को चीन जो अरुणाचल पर इतना दावा ठोकता है, आप उसको हवा दे रहे हैं। ये बात कह के, इस बात को कहकर आप हवा दे रहे हैं। बताइए आप 10 साल का बाल मुकुंद जी, आप एजेंडा चलाने की बात करते रहिए और मैं अपना प्रश्न पूछती रहूंगी, क्योंकि आपके पास मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। अगर प्रश्न का जवाब होता तो तर्कों के साथ आप जवाब रखते। बताइए फिर इस बात का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए कि चीन के भारत में पूर्वोत्तर में रहने वाले लोग चाइना से चाइनीज जैसे दिखते हैं, इस बात को कहने का मतलब क्या ये नहीं निकाला जाएगा कि चाइना जो अरुणाचल पर अपना दावा ठोकता है, आप उसको कहीं ना कहीं से हवा दे रहे हैं? सिर्फ एजेंडा है। एजेंडा कौन चला रहा है साहब? एजेंडा कौन चला रहा है? अरे मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके पास जवाब नहीं है बाल मुकुंद जी, कुतर्क मत करिए। तर्क नहीं है तो कुतर्क मत करिए। मान लीजिए कि आप लोग फंस चुके हैं। अनिल गर्ग जी मैं आपके पास आ रही हूँ सीधे। अनिल गर्ग जी क्यों नहीं कर रही अपने आप को? ठीक है, कांग्रेस माफी क्यों नहीं मांग रही इस देश से? सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट के साथ क्यों नहीं आ रहे? सॉरी टू द पीपल ऑफ इंडिया, दे हैव हर्ट द सेंटिमेंट्स of the people of India. You know, the Congress has hurt the sentiments of the people of India. You have hurt the self-respect of the people of India. You have defied the culture, the history, and the very identity of the idea of India. हिंदी चैनल पर बैठे हो आप? You have tried हिंदी चैनल पे हो, हिंदी में बोलो। Deny and you have tried to बताते हैं। देखिए बात सीधी सी है, बात सीधी सी। अनिल गर्ग जी ठीक है, अनिल जी के पास जाती हूँ, आ रही हूँ। रणबीर जी आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ। अनिल गर्ग जी को लेते हैं जरा। संचार क्रांति लेके आए, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हो और पाकिस्तान से ही आवाज आती है राहुल ऑन फायर, भूल जाते हैं आप ये बात भी। आइए सर अनिल गर्ग जी को लेकर आते हैं। रणबीर जी मैं आप लोगों को आमने सामने करूंगी, जरा अनिल जी का एक कमेंट ले लेती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है। देखिए अनिल जी, ये चुनावी शिकूफा है और जिस तरीके से ये बात निकली है इसलिए दूर तलक जा रही है, क्योंकि चुनावी माहौल में ही नहीं, ऐसे समय में ये बात कही जा रही है जब एक के बाद एक मोदी विरोध करते करते देश विरोध की कहानियां बहुत सारी गढ़ी गई है। आज जब ये अनिल जी, बाल मुकुंद जी आपका चांस आएगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा। मुझे फिर आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा तो आप बोलेंगे कि मेरा फेडर डाउन कर देते हैं। आप करिए, कोई बात नहीं तो आप बोलने दीजिए ना अनिल जी को। पैनल में तो 3 लोग हैं ना, उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात बनकर रखने का। जी अनिल जी कैसे लेंगे इस स्टेटमेंट को? लावनी जी, आज थोड़ा दुख और गुस्सा दोनों को एक साथ मिला के मैं यहाँ बैठा हूँ। क्यों बैठ रहा हूँ? अभी मैं आपके चैनल पे ही बाकी नेताओं की भाषण भी सुन रहा था। ये देखिए, राहुल जी ने 2 बार न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, पूरा भारत घूमे, दक्षिण से उत्तर तक घूमे, फिर उत्तर पूर्व से उत्तर तक आए। क्या ये दोनों यात्राओं का परिणाम है? उनकी जो स्टडी है वो स्टडी है कि ये जो रिजल्ट आया है जो सैम पित्रोदा ने बोला है?
नए यात्रा में उन्होंने इसी बात की खोज की है कि वो लोग कैसे दिखते हैं, वो लोग उत्तर के लोग कैसे दिखते हैं, दक्षिण के लोग कैसे दिखते हैं। रही बात कि सैम पित्रोदा का बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं है, और प्रियंका चतुर्वेदी ये सवाल उठाती है कि सैम पित्रोदा है कौन। मैं अब कहना चाहता हूँ सैम पित्रोदा वो व्यक्ति है जिसको राजनीतिक गुरु माना जाता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के दो गुरु हैं, एक दिग्विजय जी और एक सैम पित्रोदा जी। दोनों के बयान की भी चर्चा करेंगे, लेकिन सैम पित्रोदा कितने निकट है आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक बड़ा प्रसिद्ध केस है भारत में, नेशनल हार्ट केस। एक बड़ी कंपनी बनाई यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड में कोई जो शेयर होल्डर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ, वो सैम पित्रोदा जी है। इसी से आप समझ सकती हैं कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कितने नजदीक है। और अभी जो बोल रहे क्या वो मैनिफेस्टो कमेटी में चेयरमैन थे या उसके मेंबर थे? अरे आर्थिक सर्वेक्षण की बात सैम पित्रोदा ने की है ना, विरासत टैक्स की बात सैम पित्रोदा ने की है ना, और वही सारी बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। तो कैसे कह सकते हैं सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं है? देखिए फंस जाए तो जयराम रमेश ने कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं सैम पित्रोदा से, लेकिन ऐसा है क्या सचमुच? सैम पित्रोदा जयराम रमेश के मुकाबले गांधी परिवार के ज्यादा निकट के नेता हैं। सैम पित्रोदा जो कहते हैं, जो करते हैं, वो राहुल गांधी इसीलिए कहा जा रहा है कि सैम पित्रोदा जो कहते हैं वो राहुल चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो ये कितना खतरनाक है, क्योंकि ये सवाल केवल चुनावी मुद्दे का नहीं है, ये भारत के अस्तित्व का है। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी रण क्षेत्र में चर्चा जारी है, जल्द मिलते हैं।